हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में सबसे महत्वपूर्ण भाग टेंस, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं समय या काल, काल या फिर समय। दोस्तों, ये एक ऐसा भाग है जिसको लेकर के स्टूडेंट्स में बहुत परेशानी रहती है कि आखिर टेंस को कैसे समझें, काल को कैसे समझें। आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, बहुत से क्लासेस ज्वाइन की होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये वीडियो आपके लिए है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के बाद में आपको 100% समझ में आ जाएगा कि हम टेंस में किस तरीके से अनुवाद करते हैं, किस तरीके से सेंटेंस की पहचान करते हैं। अगर वाक्य अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे और उसको हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे, और अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे और उसको अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं। टेंस, जैसा कि हमने भी आपको बताया कि ये समय होता है, अर्थात कि टेंस समय को निर्धारित करता है कि हम जो भी बात कह रहे हैं वो किस समय में है। अब समय को हम 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? वो नॉर्मल से, जैसे आपने पहले भी देखा होगा, अन्य क्लासेस में देखा होगा, सेम वैसे ही बात करते हैं कि टेंस में जो पहला भाग होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, देखो दोस्त, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान का मतलब होता है कि जो समय हमारा चल रहा है। अभी जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये है वर्तमान काल। ठीक, ये वर्तमान काल होता है। दूसरा टेंस का भाग होता है हमारा पास्ट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस अगर बात करें हिंदी में तो इसको कहते हैं भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल यानी कि जो समय बीत गया। ऐसे समझते हैं कि बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, जो समय बीत गया उसे हम पास्ट टेंस में रखते हैं, यानी कि भूतकाल में रखते हैं। तीसरे की बात करें तो जो तीसरा हमारा टेंस का भाग होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य काल को ऐसा समझिए कि जो आने वाला समय है वो भविष्य काल है, यानी कि आने वाला समय, आने वाला समय। जो समय अभी आया नहीं है लेकिन आएगा उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये टेंस के 3 भाग आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें पहला है वर्तमान काल, यानी कि जो अभी चल रहा है, जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, जो समय बीत गया वो भूतकाल है। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यकाल, जो आने वाला समय है वो भविष्यकाल है। जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो इस वर्तमान काल को भी मेरे दोस्त 4 भाग में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो उन 4 भागों में सबसे जो पहला भाग है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, या फिर इसका आपको दूसरा नाम भी मिल सकता है, इसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। 2 नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। बात करें अगर इसकी हिंदी की तो इसकी हिंदी होती है सामान्य
वर्तमान काल, या इसको कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक, तो पहला हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस का पहला भाग हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम सामान्य वर्तमान काल या फिर अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग कौन सा होता है। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा भाग होता है उस दूसरे भाग का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस यानी कि काम इसमें जारी रहता है, तो इसकी हिंदी हो जाती है वर्तमान अपूर्ण काल, यानी कि इस टेंस में कार्य पूरा नहीं हुआ रहा होगा, इसलिए इसे वर्तमान अपूर्ण काल कहते हैं। बढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के तीसरे भाग की तरफ में, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि देखो नाम से ही पहचान में आ रहा है परफेक्ट यानी कि काम पूरा हो चुका होगा, तो उसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इसे हम कहेंगे हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि इसमें जो बात कही जाएगी वह वर्तमान में यानी कि चल रहे समय में पूरी हो चुकी होगी। ठीक, तो ये हमारा रहा तीसरा भाग। अब चलिए जान लेते हैं चौथे भाग का क्या नाम है। चौथे भाग के नाम को जान लेते हैं और उसको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, चौथे भाग का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए इसमें दो बातें हैं, एक है परफेक्ट, एक है कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट यानी कि काम पूरा हो चुका होता है, कंटिन्यूअस का मतलब कि जारी रहता है। कहने का मतलब दोस्तों कि कुछ काम इसमें पूरा हो चुका होगा और कुछ काम जारी रहेगा, तो इसलिए इसका हिंदी में नाम हो जाता है कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, तो हमने टेंस के चार नाम जान लिए। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसका हिंदी में भी हमने नाम जान लिया कि इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो हमने टेंस में पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। तो नॉर्मली दोस्त हमने अभी पढ़ा है सिर्फ टेंस और टेंस के भाग को, जिसमें हमने तीन भाग को जाना कि टेंस को हमने तीन भाग में बांट रखा है, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। अब इसके बाद हमने आगे सीखा कि प्रेजेंट टेंस में कितने भाग होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल जो समय चल रहा है उसके चार भाग मिले हमको, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए पढ़ते हैं और एक अगले टेंस को सीखते हैं कि पास्ट टेंस में कितने भाग हैं और फ्यूचर टेंस में कितने भाग हैं। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल को, तो भूतकाल जैसा कि हमने अभी शुरुआत में बताया आपको कि समय बीत चुका है, तो उसको भी हमने चार भागों में बांट रखा है। जैसे हमने प्रेजेंट को बांटा था, ठीक वैसे ही पास्ट को भी हमने बांट रखा है। नाम सेम आपको वैसे ही मिलेंगे कि इंडेफिनिट का है या फिर सिंपल पास्ट है। ठीक, तो इसको हम कहेंगे अनिश्चित भूतकाल या सामान्य भूतकाल।
दूसरा जो इसका नाम होता है दोस्त वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, यानी कि कार्य पूरा नहीं हुआ था। बात करें तीसरे की तो तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि कार्य पूरा हो चुका, परफेक्ट हो गया, यानी कि काम पूरा हो चुका है, तो इसको हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल। इसके बाद में जो चौथा आता है वो चौथा होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे कि हम कहते हैं पूर्णापूर्ण भूतकाल। कहने का मतलब जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि परफेक्ट का मतलब कि पूरा हो गया और कंटिन्यूअस का मतलब कि यानी जारी है, यानी कि काम कुछ तो पूरा हो चुका है लेकिन कुछ अभी जारी है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पूर्णापूर्ण भूतकाल। तो मुझे उम्मीद है कि ये पास्ट टेंस के चारों भाग आपको समझ में आ गए होंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक और इसी तरीके से सीखते रहे। चलिए दोस्त, अब देख लेते हैं फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल को। भविष्यकाल यानी कि जो आने वाला समय है उसके भाग को हम देख लेते हैं कि उसे कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्त, सबसे पहला जो भाग है ठीक पहले के जैसे ही इसका भी नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि कॉमन सा नेम तीनों में मिल रहा है। इंडेफिनिट प्रेजेंट में भी मिला, पास्ट में भी मिला और फ्यूचर में भी मिला, तो इसको भी हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भविष्यकाल। जो दूसरा नाम है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और कंटिन्यूअस का मतलब कि काम अभी जारी यानी कि अपूर्ण है, तो इसको हम कहेंगे अपूर्ण भविष्य काल। और बात करें अगर तीसरे नंबर की तो तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि परफेक्ट काम पूरा हो चुका है, तो इसको हम कहेंगे कि पूर्ण भविष्य काल, यानी कि इसमें समय भविष्य में पूरा हो चुका होगा। अगला हमारा भाग है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पूर्णापूर्ण भविष्यकाल, काम कुछ तो पूरा हो चुका है लेकिन अभी वर्तमान में जारी है, इसलिए हम कहेंगे इसको पूर्णापूर्ण भविष्य काल। तो मुझे उम्मीद है टेंस के सभी भाग। तो चलिए अब देखते हैं जो समस्या आती है उसमें सबसे बड़ी और पहली समस्या होती है वो होती है वाक्य के भाग को न पहचान पाना, यानी कि हम वाक्य में कर्ता क्या है, क्रिया का क्या है और कर्म कौन सा है ये हम पहचान नहीं पाते हैं। तो दोस्त, टेंस में सबसे पहले जरूरी यही बात है कि आप वाक्य के भाग को पहचानिए, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट, अगर हम सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं तो वाक्य में बाकी की चीज़ें हमको पहचानने आसान हो जाएंगी। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। जी हाँ दोस्त, हिंदी में इसको कहते हैं कर्ता, कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला, वाक्य में जो काम को कर रहा है वही हमारा कर्ता होगा। ठीक, जो कार्य को कर रहा है वही हमारा कर्ता होगा। जैसे मैं एक वाक्य से समझाता हूं। मैंने लिखा कि श्याम किताब पढ़ता है। श्याम किताब पढ़ता है। तो दोस्त, इसमें सबसे पहली बात होनी चाहिए कि आप सब्जेक्ट को पहचानो, यानी कि कर्ता को पहचानो। तो कर्ता को पहचानने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो याद रखिए, और वो शब्द है कौन। शब्द है कौन। प्रश्न पूछिए कौन से, कि कौन किताब पढ़ता है, हमें उत्तर मिलेगा कि किताब श्याम पढ़ता है। किताब कौन पढ़ता है, श्याम पढ़ता है। तो श्याम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। श्याम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोई भी वाक्य आप लीजिए और उस वाक्य में पहला प्रश्न यही पूछिए कि कौन इस कार्य को करता है। चलिए मैं एक दूसरे वाक्य से इसको समझाने की प्रयास करता हूं। जैसे रीता खाना बनाती है। खाना बनाती है। तो दोस्त, अब प्रश्न पूछते हैं खाना कौन बनाती है, तो हमें उत्तर मिलेगा रीता। रीता हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट। तो ऐसे ही आपको पहले तलाश करना है वाक्य में सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है हमारा वर्ब।
वर्ब यानी कि क्रिया। हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया। इसके लिए दोस्त प्रश्न पूछिए क्या। इसके लिए प्रश्न अपने मन में पूछिए क्या। जब हम प्रश्न पूछेंगे क्या करता है तो हमको उत्तर मिलेगा क्रिया का। क्रिया का मतलब जो कार्य किया जा रहा है, जो काम हो रहा है। जैसे पहले वाक्य की हम बात करें, यहाँ पे श्याम किताब पढ़ता है, तो बात की गई है पढ़ने की। बात किसकी की गई है? पढ़ने की। पढ़ना शब्द हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्रिया। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्रिया। अब दूसरे वाक्य की अगर बात करें तो दूसरा वाक्य है रीता खाना बनाती है। तो बनाती है, ये बनाना शब्द जो है यही हो गया हमारा क्रिया। कहने का मतलब कि वाक्य में जो कार्य किया जा रहा है वही हमारी क्रिया होती है। अब इसको मैं उदाहरण से समझाऊं तो खाना पीना, उठना बैठना, हंसना गाना रोना, ये जो भी होता ये सभी हमारी क्रियाएं होती हैं। यहाँ तक कि आप वीडियो को देख रहे हो तो देखना भी एक क्रिया है। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना एक क्रिया है। तो दूसरा, पहला और दूसरा, ये दो चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं तो आप वाक्य को आसानी से ट्रांसलेट कर पाते हो। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। और इसमें एक तीसरा जो होता है वो वाक्य को पूर्ण करने के लिए तीसरा हमारा जो वाक्य का भाग होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं कर्म। अब कर्म वह होता है जो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे पहले वाले वाक्य में यहीं पे हम समझते हैं कि श्याम पढ़ता है। श्याम पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है? किताब। तो पढ़ने का इफेक्ट, पढ़ने का जो प्रभाव वो किसके ऊपर पड़ रहा है? किताब के ऊपर पड़ रहा है। ये हमारा हो गया कर्म। ठीक दूसरे वाक्य में ही हम देखते हैं कि रीता बनाती है। क्या बनाती है? खाना। रीता क्या बनाती है? खाना। तो खाना शब्द हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा कर्म। तो वाक्य में जब हम ये तीन चीज़ों को पहचान जाएंगे, पहला कर्ता, दूसरा क्रिया और तीसरा कर्म, अगर हम इन तीन चीज़ों को पहचान जाते हैं तो तीन चीज़ों को पहचान जाने के बाद में हमारा बाकी का जो बचता काम है वो आधा काम बचता है वाक्य को पहचानना कि कौन से टेंस में है और उसको उसी के नियम के हिसाब से ट्रांसलेट करना, उसको उसी के नियम के आधार पर ट्रांसलेट करना। तो चलिए बढ़ेंगे आगे और देखते हैं कि किस तरीके से हम वाक्य को पहचानेंगे। यानी पहला जो समस्या आती है वो वाक्य के भाग को समझने में। अगर आप वाक्य के भाग को समझने में सफल हो जाते हैं तो दूसरा होता है वाक्य को पहचानने की। तो वाक्य को पहचानने के लिए हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। चलिए अब देखते हैं जो ट्रांसलेशन के टाइम पे दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है, वो समस्या होती है वचन को समझना। वचन यानी कि नंबर। आपने सुन रखा होगा सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन जो पहला होता है वो होता है हमारा सिंगुलर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक वचन। एक वचन का मतलब दोस्त जो संख्या में एक हो, संख्या में एक हो, उसे हम रखते हैं एक वचन की श्रेणी में। अब एक वचन की श्रेणी में हमारा कर्ता भी आ जाता है और हमारी क्रिया भी आ जाती है। अब बात समझने की है दोस्त। कर्ता, जैसे कि हमने यहाँ पे किसी का नाम लिया, वो हो गया कर्ता। और अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया, किसी एक व्यक्ति का नाम लिया, तो वो होगा संख्या में अकेला, तो उसे हम कहेंगे एक वचन में। और ठीक वैसे ही हमारी जो वर्ब होती है यानी कि जो क्रिया होती है यह ऑलरेडी बहुवचन में होती है। तो कर्ता के साथ में अगर एक वचन का कर्ता होता है तो उसके साथ में हमें एक वचन की क्रिया लगानी होती है। अगर हमें एक वचन की क्रिया नहीं लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत माना जाता है। कहने का मतलब कि एक वचन कर्ता के साथ में, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन
की क्रिया लगती है। दोस्त अब आप पूछोगे कि क्रिया एक वचन और बहुवचन में कैसे होती है, तो ये हम टेंस में समझेंगे कि एक वचन और बहुवचन में क्रियाओं को कैसे बदला जाता है। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ में, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि प्लूरल यानी कि बहुवचन। कहने का मतलब कर्ता अगर बहुवचन का है तो उसके साथ में बहुवचन की क्रिया लगती है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। ये हमेशा बातें ध्यान में रखनी होती है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं सब्जेक्ट्स में कि सिंगुलर किसे कहते हैं और प्लूरल किसे कहते हैं। तो दोस्त देखो, ही, सी, इट और किसी का नाम ये हमेशा सिंगुलर में आते हैं, यानी कि एक वचन होते हैं, तो इनके साथ में हमें क्रिया भी एक वचन की ही लगानी होती है। वहीं अगर बात करें हम प्लूरल यानी कि बहुवचन की, तो इसमें आई, वी, यू, दे यानी कि मैं, हम, तुम, वे या फिर नेम जो कि बहुवचन का हो। बहुवचन का नाम का मतलब कि जैसे पक्षियाँ, बकरियाँ, गायें, ये सब बहुवचन के नाम है, तो इनके साथ में हमें जो क्रिया लगानी होती है वो बहुवचन की लगानी होती है।